हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 5 में हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक पूरा रेडियो फार्मास्यूटिकल का डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर में हमने मेजरमेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा डेफिनेशन देखा था, सेकंड लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ टेक्निक देखा था। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग रेडियो आइसोटोप के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड रेडियो आइसोटोप के अंतर्गत आते हैं, इसके प्रिकॉशन एंड एप्लीकेशन क्या क्या है, इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। रेडियो आइसोटोप से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट टाइम शायद आप लोगों के उसमें प्रिकॉशन से क्वेश्चन आया हुआ है इन एप्लीकेशन वाले पार्ट से, तो अच्छे से पढ़ना इस पार्ट को। स्टार्ट करते हैं बिना लेक्चर को देरी किए हुए रेडियो आइसोटोप के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेडियो मतलब आपका रेडिएशन वाले पार्ट से रिलेटेड है। आइसोटोप ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास जैसे लास्ट क्लास में मैंने कार्बन का एग्जांपल दिया था, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर इसमें भी 6, इसमें भी 6। एटॉमिक नंबर मतलब होता है आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है जबकि एटॉमिक मास, उनका मास जो है परमाणु भार अलग अलग है, उनको बोलते हैं आइसोटोप। एक और आपका कंपाउंड होता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, इसमें क्या होगा कि आपका जो एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आइसोटोप और आइसोबार। तो आप डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले रेडियो आइसोटोप का डेफिनेशन क्या होता है। रेडियो आइसोटोप एन अनस्टेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट रिलीज रेडिएशन एज इट ब्रेक डाउन एंड बिकम मोर स्टेबल। क्या होते हैं, ऐसे केमिकल एलिमेंट होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल फॉर्म, जो स्टेबल ना हो, ठीक है। अगर प्रॉपर जैसे हमारे पास ज्यादा एनर्जी आ जाए तो भी अनस्टेबल होंगे, कम एनर्जी है तो भी, कम एनर्जी में तो हम स्टेबल हो सकते हैं, पर मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होगी तो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होगा और कंपाउंड क्या होता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगता है। वैसे ही क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप अनस्टेबल फॉर्म होते हैं जो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, तो क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन होंगे, टूटेंगे और मोर स्टेबल कंपाउंड की तरफ जाने लगेंगे। रेडियो आइसोटोप और आर एटम्स क्या होते हैं, एटम भी हो सकते हैं विथ एन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसा कि हमने देखा, एक एटम किसका बना होता है, मान लो ये एटम है हमारा, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में के अंदर क्या होता है, बाहर कक्षाओं में आपका क्या घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है, मतलब स्टेबल कॉम्बिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर, जैसे एटम है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी होगी, कहीं ना कहीं आपस में वो सामंजस्य बना के नहीं रख पाएंगे, उन्हीं को बोलते हैं रेडियो आइसोटोप। तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। रेडियो आइसोटोप आर एटम, ऐसे एटम होते हैं जो अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, ठीक है। अगर कोई भी चीज अनस्टेबल है तो कभी ना कभी एक दिन उसको टूटना जरूरी है, ठीक है। जैसे इसको जैसे घर के एग्जाम्पल से कोरिलेट करो, अगर आपके रिश्ते में दम नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कभी ना कभी उसको टूटना तय है। वैसे ही होते हैं कंपाउंड का, केमिस्ट्री भी सेम वैसे ही है। आपकी लाइफ की केमिस्ट्री से देखो, घर की केमिस्ट्री से देखो, या आपके जो पढ़ाई कर रहे हो वो केमिस्ट्री देखो, कहीं ना कहीं उसमें मिस्ट्री होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं आयोडीन 131 का। जैसे एग्जाम्पल आयोडीन 131 किसमें यूज होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म इज इफेक्टिवली ट्रीटेड। क्या करता है, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। थायराइड की दो प्रॉब्लम होती है, एक होता है हाइपो वाली, एक होती है हाइपर वाली। अगर आपका थायराइड आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो उसको बोलेंगे हाइपो, अगर बढ़ जाए तो हाइपर, ठीक है। हाइपर नाम से ही पता चल रहा, बढ़ जाना किसी चीज का, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए
उसको क्या बोलोगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाए उसको क्या बोलोगे, वैसे ही थायराइड बढ़ जाए उसको क्या बोलोगे, थायराइड कम हो जाए उसको क्या बोलोगे, अगर थायराइड बढ़ जाएगा तो उसको बोलोगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो आयोडीन 131 से इसको ट्रीट किया कर सकते हैं। कार्बन 14, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैन बी डिटेक्टेड इन ब्लड टेस्ट। कार्बन 14 के द्वारा क्या होता है, एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया होता है जो आपके बॉडी के अंदर मतलब मेनली जीआईटी वाले पार्ट में पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके अल्सर के लिए कोज करता है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड टेस्ट से। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं रेडियो आइसोटोप का। सबसे सिंपल, आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, स्टेप वाइज पढ़ा करो किसी भी चीज को। सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, एग्जांपल में देख लिया हमने, 2 एग्जांपल देखे, आयोडीन 131 कार्बन 14 का। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है आपका स्टेबल रेडियो आइसोटोप। इसमें क्या होता है कि दीज आइसोटोप आर स्टेबल एंड डू नॉट इमिट रेडिएशन। जैसे कि क्या होता है कि घर में 5 लोग हैं, घर में 5 लोग में सबसे बड़ा वाला इंसान पूरे घर को देख के चलता है, तो वो कहीं ना कहीं स्टेबल होता है, तुरंत गुस्सा नहीं होता, ठीक है। वैसे ही क्या होता है आइसोटोप में भी, सबसे स्टेबल वाला आइसोटोप है, वो क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा जब तक हो सके, ठीक है। हालांकि रेडियो आइसोटोप है, कहीं ना कहीं रेडिएशन को इमिट करेंगे, पर ये ज्यादा स्टेबल है लॉन्ग टाइम, ठीक है। जब तक किसी चीज का एक लिमिट ना हो जाए तब तक ये रेडिएशन को कॉज नहीं करेंगे। C12, C135, H1H2 ये स्टेबल रेडियो आइसोटोप है। सेकंड है आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। दीज आर आइदर नेचुरली अकरिंग और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड अनस्टेबल आइसोटोप। ऐसे आइसोटोप जो क्या होते हैं, या तो नेचुरली मिलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको कहां से मिलेंगे, नेचर से मिलेंगे, प्रकृति से मिलेंगे, या आर्टिफिशियली उनको बनाया जाएगा। ऐसे अनस्टेबल आइसोटोप को बोलते हैं रेडियो एक्टिव, जिसमें कहीं ना कहीं आपका रेडिएशन मेन पार्टिसिपेट होगा ही सही। रेडियो आइसोटोप पढ़ रहा है तो रेडिएशन तो होगा, पर जो ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जिसके एग्जांपल है यूरेनियम और रेडियम, आपने अक्सर सुने ही होंगे इनके नाम। अब स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप, ठीक है, स्टडी के बारे में देख लेते हैं कि रेडियो आइसोटोप का कहाँ क्या यूज है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन 14 के बारे में, ठीक है। इसका यूज होता है यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ वुड, ठीक है। जैसे कि आप फोरेंसिक लैब में देखते होंगे कि लंबे समय से जैसे कोई ऐसा सीआईडी वाला केस हो गया, ठीक है, लंबे समय से कोई वुड लकड़ी पड़ी है जंगल में, अगर उसका टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं रेडियो आइसोटोप का यूज करेंगे, कहीं ना कहीं कोई सा केमिकल का यूज करेंगे, तो उस केमिकल का नाम रेडियो आइसोटोप हो सकता है, ठीक है। तो उस केमिकल रेडियो आइसोटोप में कौन सा रेडियो आइसोटोप, तो कौन सा रेडियो आइसोटोप हो सकता है, आपका कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन 36 के बारे में। यूज टू मेजर द एज ऑफ वाटर एंड सोर्स ऑफ क्लोराइड, कहीं ना कहीं वाटर का पता लगाने के लिए, ठीक है, कितना पुराना वाटर है, ठीक है। एंड सोर्स ऑफ क्लोराइड, कहीं ना कहीं क्लोरीन 36 है तो क्लोराइड का भी सोर्स होगा। उसके बाद लेड 210 यूज टू डेट लेयर ऑफ सैंड एंड सोइल, ठीक है, मिट्टी कितनी पुरानी है आपकी, रेत कितनी पुरानी है उसका पता करने के लिए। ट्राइटियम यूज टू मेजर द एज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, जैसे तली में कोई वाटर है जमीन के अंदर, उसका पता करने के लिए ट्राइटियम का यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 यूज टू ट्रीट कैंसर सेल, ठीक है, कैंसर सेल का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। जिनोन 11133 यूज्ड इन ब्लड फ्लो स्टडी, ब्लड फ्लो स्टडी में इसका यूज करते हैं। आयोडीन 131 यूज टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायराइड कैंसर, ठीक है। आयोडीन 131 को हम लोग आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे सोडियम आयोडाइड के बारे में, ठीक है। तो इसमें अब आपको स्टडी पढ़ा हमने रेडियो आइसोटोप का, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको मतलब याद कराने के लिए थ्योरी पार्ट है, आपको कहीं ना कहीं डेली इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, आप डेली इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं ये याद हो जाएगा, ठीक है, किसका किस में यूज होता है। अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं सोडियम आयोडाइड के बारे में। सोडियम आयोडाइड इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, ऑफ आयोडीन, किसका, आयोडीन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं रेडिएशन इमिट करेगा। दैट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन पार्टिकुलर इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड रिलेटेड कंडीशन। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड जो आपके
नेक के पास, ठीक है, कहीं ना कहीं एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो थायराइड को रिलीज करती है, थायराइड नामक हार्मोन को रिलीज करती है। तो अगर उससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्या यूज करोगे, सोडियम आयोडाइड 131, ठीक है। द सोडियम आयोडाइड इमिट 90% ऑफ बीटा रेडिएशन एंड रिमेनिंग 10% इज द गामा रेडिएशन। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम आयोडाइड कौन सी रेडिएशन को इमिट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 90% बीटा को करेगा और 10% गामा रेडिएशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सोडियम आयोडाइड इज ए कलरलेस सॉल्यूशन। अगर पूछे सोडियम आयोडाइड किस टाइप का सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, हाफ लाइफ 8 दिन होती है, इट इमिट बीटा एंड गामा रेडिएशन, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आपकी बॉडी के अंदर सोडियम आयोडाइड काम कर रहा है तो कैसे काम करेगा उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले सोडियम आयोडाइड करेगा एब्जॉर्प्शन, बॉडी के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। आयोडीन 131 इज एब्जॉर्ब क्विकली फ्रॉम द जीआईटी पर, आपके गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक वाले पार्ट में जल्दी से जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, द थायराइड कॉन्सेंट्रेट आयोडीन 131 थ्रू द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, एक चैनल होता है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ठीक है, उसके थ्रू क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेट फॉर्म हो जाएगा, फिर होगा उसका ऑक्सीडेशन। द थायराइड ऑक्सीडाइज द आयोडीन 131 इनटू आयोडीन, क्या करेगा, जो आयोडाइड का 131 फॉर्म है उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो एक्टिव फॉर्म बन जाए। रेडियो एक्टिव डीके, उसके फोर्थ स्टेज है आपका रेडियो एक्टिव डीके। आयोडीन 131 इमिट बीटा एंड गामा रेडिएशन ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके के दौरान क्या करेगा, बीटा एंड गामा रेडिएशन को इमिट करेगा। लास्ट में इसका डिस्ट्रैक्शन, द बीटा पार्टिकल डैमेज थायराइड सेल, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन मतलब कहीं ना कहीं क्या करेगा, जो आपका थायराइड सेल है, ठीक है, उसको डैमेज करेगा। विच डिस्ट्रॉय थायराइड सेल, कहीं ना कहीं जो आपको प्रॉब्लम कर रही उस सेल को कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे आपका जो बीमारी है कहीं ना कहीं आपको हाइपरथायराइडिज्म की, वो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। इस तरह ये उसको कहीं ना कहीं किल करता है, या किल करना बोलो या डैमेज करना बोलो, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल इस तरह करता है, ठीक है। तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, अब इसका असर देख लेते हैं। सोडियम आयोडाइड का अगर आपको पता करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, तो कैसे पता करोगे, यूजिंग एन एप्रोप्रिएट काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्या करोगे, प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा काउंटिंग कर लोगे। सोडियम आयोडाइड इज असे बाय कंपेयरिंग इट्स एक्टिविटी विथ स्टैंडर्ड आयोडीन 131 सॉल्यूशन के साथ। क्या करोगे, अगर इसका असे करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, तो इसका कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, स्टैंडर्ड आयोडीन 131 सॉल्यूशन के साथ। इट इज आल्सो टेस्टेड फॉर प्योरिटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड एंड रेडियो केमिकल, बहुत सारे मतलब इसको प्योरिटी के लिए भी यूज करते हैं, शुद्धता के लिए बहुत सारे रेडियो न्यूक्लियाइड या रेडियो केमिकल में, ठीक है। तो ये इसका से हो गया। अब यूज देख लेते हैं, कहां पे यूज करोगे सोडियम आयोडाइड 131 को, हाइपरथायराइडिज्म एंड सम केस ऑफ थायराइड मेलिग्नेंसी, जैसे लंबे समय से अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही, थायराइड रिलेटेड कोई डिसीज है या हाइपरथायराइडिज्म भी है, ठीक है, मेलिग्नेंट होता है, लंबे समय से कोई बीमारी आपको है, ठीक है, तो उसमें यूज होता है। रिमूवल ऑफ कैंसर थायराइड ग्लैंड, ठीक है, अगर आपको कैंसर वाली थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जिसमें कैंसर हो गया है, ठीक है, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, कैंसरियस सेल हो तो उसमें भी काम आता है। इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस, बहुत सारे डायग्नोसिस का पता लगाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब टॉक्सिसिटी देखते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया, इसका अमाउंट ज्यादा दे दिया, ठीक है, और अगर रेडियो एक्टिव कंपाउंड तो ऑलरेडी है, अगर ये रेडियो एक्टिविटी में अगर आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या करेगा, तो फर्स्ट है सिलेंडेनाइटिस, ठीक है, क्या करता है कि जो आपकी सेलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, जिससे सलाइवा रिलीज होता है, उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन कोज करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिलाडेनाइटिस, ठीक है। दूसरा होता है आपका चेस्ट पेन करेगा,
थर्ड है आपका टेकीकार्डिया कोस करेगा। टेकीकार्डिया एक वर्ड होता है ब्रेडिकार्डिया, दूसरा होता है टेकीकार्डिया। अगर आपकी हार्ट रेट कम हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हो आप ब्रेडिकार्डिया। अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो उसको बोलते हो टेकीकार्डिया। आइडोडर्मा स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ईचिंग स्किन से रिलेटेड आपको खुजली होने लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर आप जैसे हाइपर का इलाज करवा रहे हो, मतलब ट्रीट कर रहे हो आप हाइपरथायरॉयडिज्म को, तो आप ज्यादा अमाउंट में देखो कहीं ना कहीं हाइपो कोस करेगा, मतलब टॉक्सिसिटी कोस करेगा। अब एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। बोन मेरो डिप्रेशन। बोन मेरो डिप्रेशन का मतलब है कि जैसे कि बोन मेरो का मेन क्या है, आपकी ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा, तो अगर ब्लड सेल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी। बोन मेरो डिप्रेशन करता है। ल्यूकेमिया, मतलब ये एक ब्लड कैंसर है जिसमें मेनली ल्यूकोसाइट WBC का जो काउंट होते हैं वो कम हो जाते हैं या वो अफेक्टेड होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। थ्रम्बोसाइटोपेनिया। थ्रम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कि आपकी प्लेटलेट काउंट से अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट इन योर बॉडी, इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। अब अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल को या रेडियो एक्टिव कंपाउंड को या रेडियो आइसोटोप को अगर आपको स्टोरेज करना है तो आप कैसे स्टोरेज करोगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टोरेज कंडीशन में देख लेते हैं। द स्टोरेज कंडीशन फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल आर क्रिटिकल टू मेंटेन देयर इफिकेसी, सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इन तीनों चीजों को, कितना इफिकेशियस है, कितना सेफ है और कितना प्योर है, ठीक है, इंटीग्रिटी, ठीक है, इसके ऊपर हम इसका स्टोरेज करते हैं। तो फर्स्ट है टेम्परेचर वाला पार्ट अपना, टेम्परेचर कंट्रोल। मोस्ट इंजेक्टेबल रेडियो फार्मास्यूटिकल स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल स्टोर होते हैं तो किस टेम्परेचर पे होते हैं, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। सम रेडियो फार्मास्यूटिकल में स्टेबल है रूम टेम्परेचर, कुछ क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है। सील्डिंग, सील्डिंग का मतलब होता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बताता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल इमिट आयोनाइजिंग रेडिएशन, दे शुड बी स्टोर्ड इन प्रॉपर्ली सील्डेड कंटेनर। क्या करते हैं आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल, आयोनाइजिंग एनर्जी को इमिट करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो उन्हें ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जो प्रॉपर सील्डेड हो, मतलब बंद हो, ठीक है, पूरे तरीके से अच्छे से पैक्ड हो, ऐसे कंटेनर में रखना है। सील्डेड मतलब पूरी तरीके से पैक। लाइट प्रोटेक्शन, सम फार्मास्यूटिकल आर सेंसिटिव टू लाइट, कुछ ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल होते हैं जो लाइट के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। ह्यूमिडिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, इट शुड बी कंट्रोल टू प्रिवेंट एनी केमिकल रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कभी कभी हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। वो क्या करती हैं कि अगर आपका कंपाउंड एक्टिव कंपाउंड है, मॉइस्चर के साथ एक्टिव है, अदर गैसेस के साथ एक्टिव है, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन करके पूरे इन्वायरमेंट को खराब कर सकता है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। लास्ट है आपका एक्सपायरी डेट। रेडियो फार्मास्यूटिकल हैव एक्सपायरी डेट और यूज बाय डेट आफ्टर विच दे शुड नॉट बी यूज्ड। अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल को जिस डेट दी हुई है उसी डेट तक यूज करना है, उसके बाद अगर डेट निकल गया है तो उसको यूज नहीं करना। जैसे आपका नॉर्मल टेबलेट भी आप लेते हो, पैरासिटामोल टेबलेट भी लिए हो, उसमें भी एक्सपायरी डेट दिया रहता है, अगर उसके बाद यूज करोगे, ठीक है, कभी कभी कुछ नहीं होता है कुछ टाइम तक, पर अगर आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन लोगे तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी में एक डिफरेंट टाइप का टॉक्सिसिटी कोस कर जाएगा, एडवर्स इफेक्ट कोस करेगा, तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन हो, आप एक्सपायरी डेट के बाद उसको नहीं लेना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, अगर इसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। इफ रेडियो फार्मास्यूटिकल नीड टू बी ट्रांसपोर्ट, दे शुड बी हैंडल्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन फॉर रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का किस टाइप से अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, उसी तरीके से उसी अकॉर्डिंग के अनुसार उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उसको हैंडल किस तरह किया जाए, ठीक है, उसमें सब रूल रेगुलेशन दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, अगर आप कहीं पे ले जा रहे हैं, मान लो रेडियो फार्मास्यूटिकल एक डब्बे में रखा है, ऐसे रखा नहीं रहता, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक डब्बे में रखा है,
डब्बे में रखे होने के कारण आप उसको ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक बस में ले जा रहे हो, मान लो एक आपके पास ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, उसमें ले जा रहे हो, मान लो गलती से डब्बा खुल गया, गलती से तो डब्बा खुलेगा पर गाड़ी के साथ आप भी नहीं रहेंगे वहां पे, तो इसलिए आप कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखें। लास्ट है आपका स्टोरेज एरिया। रेडियो फार्मास्यूटिकल शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम अदर ड्रग टू अवॉइड एक्सीडेंटल कंटामिनेशन। क्या करते हैं, स्टोरेज एरिया का ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी रखी रहती है, जैसे आपकी कुछ मेडिसिन, दवाई या अदर ड्रग, जो क्या करती है उसके साथ अगर रखे रहने पे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं उसके साथ इंटरेक्ट करके दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, जो आपको तो पता नहीं है पर आपकी बॉडी के लिए, जिस पे आप यूज कर रहे हो उसके लिए हार्मफुल होगा। तो ऐसी चीजों से आपको स्टोरेज एरिया प्रॉपरली सेपरेट जगह पे उसको रखना है, ठीक है। तो आपका स्टोरेज एरिया वाला पार्ट हो गया। अब देख लेते हैं प्रिकॉशन एंड हैंडलिंग ऑफ ए रेडियो फार्मास्यूटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलूंगा क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन भी है। वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, इसको ऐसे समझो फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको बी फार्म के बाद कोई सा कंपनी ज्वाइन करना है, इंडस्ट्रियल कंपनी, ठीक है, या एम फार्म आगे पढ़ाई करने के बाद आपको कोई सी कंपनी में जाना है, ठीक है, अच्छे से प्लेसमेंट लेके, या पीएचडी बाद आपको कोई कंपनी को रन करना है। तो एक नॉर्मल काम कर रहे वर्कर के लिए भी और एक नॉर्मल जो वहाँ का मैनेजर है उसके लिए भी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, आपको फुल लैब कोट पहनना पड़ेगा, शूज अच्छे से, ठीक है, सेफ्टी ग्लासेस रखना है, डिस्पोजल ग्लव्स, ठीक है, सब चीजों का आपको चीजों का ध्यान रखना होगा पूरा, क्या क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ठीक है, उस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, वॉश यूर हैंड थ्रोली आफ्टर वर्किंग विथ रेडियो, आपको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, ठीक है, वर्किंग के बाद, वर्किंग के पहले, सब चीजों का। कीप रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल सेपरेट, क्या करना है, डू नॉट स्टोर फूड और ड्रिंक कंटेनर इन द सेम लोकेशन एज रेडियो एक्टिव मटेरियल। जहां पे आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है वहां पे आपको खाने वाने का और पीने का कोई सामान नहीं रखना है, ठीक है, एक समय लोकेशन पे। और क्या करना है, आपको रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल को साथ साथ नहीं रखना है, ठीक है, कभी कभी वो भी इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका यूज शील्डिंग टू प्रोटेक्ट यूरसेल्फ फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स, ठीक है, अपने आप को पूरी तरीके से बंद पैक रखना है। बी अवेयर ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट प्रिकॉशन, ठीक है, अगर मान लो आपने कभी रेडियो फार्मास्यूटिकल का, भगवान ना करे पर कभी कभी कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिला है, तो उसके बाद आपको पोस्ट ट्रीटमेंट प्रिकॉशन का भी ध्यान रखना है। मतलब क्या ध्यान रखोगे, पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ द प्रिकॉशन। अब सबसे पहले आपको इस प्रिकॉशन के बारे में पता होना चाहिए। दे नीड टू टेक आफ्टर ट्रीटमेंट सच एज ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ फ्लूइड, ज्यादा पानी पिए, यूरिनेशन का ध्यान रखें, ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप सब्सटेंस, क्या क्या एप्लीकेशन है फार्मेसी में। रेडियो फार्मास्यूटिकल आर ड्रग्स दैट कंटेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं रेडिएशन को उसका इमिट करेगा। एंड आर यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट मेडिकल कंडीशन, किसमें डायग्नोसिस में यूज होता है, किसी बीमारी का पता लगाने में, और मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। अब डायग्नोसिस में क्या, रेडियो फार्मास्यूटिकल कैन बी यूज टू इमेज ऑर्गन टिश्यू सच एज ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड बोन, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड स्किंटिग्राफी। क्या होता है कि अगर आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल से आप क्या पता कर सकते हैं, कैन बी यूज टू इमेज ऑर्गन, अगर आपके बॉडी के अंदर जैसे हार्ट के इमेज आपको पता करना है कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, किडनी का पता करना है, बोन का पता करना है, ब्रेन का पता है, तो कहीं ना कहीं आपका, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा रेडियो फार्मास्यूटिकल अकेला पता कर लेगा, किसी के हेल्प से उसका पता कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को स्किंटिग्राफी बोलते हैं। आयोडीन 131 इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग थायराइड डिसऑर्डर एंड थायराइड कैंसर, ठीक है, कहीं ना कहीं थायराइड के डिसीज के लिए पहले भी देखा था आयोडीन का यूज होता है। वैसे क्या होता है, रेडियम 223 इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग बोन मेटास्टेटिस इन प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर में किसका, रेडियम 223 का यूज होता है,
ठीक है। बोन मेटास्टेसिस मतलब बोन से रिलेटेड लंबे समय से अगर डिसीज है, ठीक है, कैंसर है, तो उसी को बोलते हैं बोन वाला कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। अब इसका डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल है, उसका डायग्नोस्टिक पर्पस किस में होता है? ब्रेन इमेजिंग, अगर ब्रेन का पता करना है तो टेक्टेनियम 99 का यूज करते हैं, ठीक है। थायराइड का पता ही आपको, आयोडीन 131 का यूज करेंगे। हार्ट के इमेजिंग में टाइटेनियम 201 क्लोराइड का यूज करेंगे। बोन के लिए टेक्टेनियम का यूज करेंगे, पल्मोनरी के लिए टेक्टेनियम का यूज करेंगे, रीनल के लिए भी सेम, इन्फेक्शन के लिए भी सेम। ट्यूमर के लिए गैलियम का यूज करेंगे, फ्लोराइड का यूज करेंगे। बोन पेन पेलिएशन के लिए ऐसा स्ट्रेंसियम एंड सिमेथियम दोनों का यूज करेंगे। टारगेट रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी का भी यूज करते हैं, टारगेटेड रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी, इनका भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डायग्नोस्टिक वाला पार्ट, इसको या तो रटना पड़ेगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल रहा, इसको तो आपको रटना पड़ेगा या बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी यूज होगा, ठीक है। अगर ये जैसे टेक्टेनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इनमें थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन गलती हो तो थोड़ा सा आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। बाकी आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप डीएम भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक या इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हो, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर जिन बच्चों के एग्जाम हो गए वो आप जिनके न्यू एडमिशन हो गए उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज share this video and subscribe this channel. Thank you.